नमस्कार दोस्तों। हमारे आज के सेशन का नाम है यूनिवर्सल लॉज यानी ब्रह्मांड के नियम। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने कई सारे लोगों के सारांश में और इसमें यूनिवर्सल लॉज के बारे में, ब्रह्मांड के नियमों के बारे में बात की है, उनका जिक्र किया है। तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना था कि हमें लॉज ऑफ यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के नियमों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। इसके लिए आज हम ये सेशन ले रहे हैं लॉज ऑफ यूनिवर्स या यूनिवर्सल लॉज यानी ब्रह्मांड के नियम। जैसे कि हमें पता है, बात के कोई ना कोई रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कोई खेल खेलते हैं या हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई खेल खेलते हैं, उस खेल के कोई नियम होते हैं। और अगर हम उन नियमों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम उस खेल को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इस ब्रह्मांड के भी कुछ नियम होते हैं और अगर हम उन नियमों को समझ लेते हैं, ये है कि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें अच्छे से सही तरीके से रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि कौन कौन से ब्रह्मांड के नियम हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नियम जो ब्रह्मांड का है वो है लॉ ऑफ वननेस। लॉ ऑफ वननेस का मतलब ये है कि हम अपने आप को औरों से अलग दायरे हम क्रिएट करते हैं और अलग मानना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो इस जाति से बिलोंग करती हूँ, इस देश से बिलोंग करती हूँ, मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं इस एरिया से बिलोंग करती हूँ, एक्सेट्रा 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 वगैरह वगैरह। जैसे बहुत सारे दायरे हम अपने लिए बना लेते हैं और खुद को उन दायरों में ही सिमट कर रख देते हैं और उसी को हमारी पहचान मानने लगते हैं कि हाँ मैं तो ये हूँ। जबकि असल में बात ये है कि हम सब एक ही स्रोत से, एक ही सोर्स से क्रिएट हुए हैं। और जब हम एक ही स्रोत से क्रिएट हुए हैं तो जाहिर है कि हम सब में वही स्रोत, वही जो एक सोर्स है, वही हमारे अंदर भी है, मौजूद है। तो अगर ऐसा है तो जैसे कि हम कहते हैं कि एक ही माँ बाप के जो बच्चे हैं वो सब एक ही हो गए, एक साथ हो गए, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। बिल्कुल उसी तरह अगर हम एक ही स्रोत से क्रिएट हुए हैं तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये प्रूव कैसे होता है, तो हम इस बात को अगर समझते हैं कि हम सब एनर्जी बीइंग हैं, हम लोग सब एनर्जी से बने हुए हैं। तो एनर्जी बीइंग होने के नाते कई बार ऐसे हो जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी लाइकिंग जो होती है ना, उसी तरह के लोग, उसी तरह का माहौल, उसी तरह की चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करने लगते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब हम एनर्जी बीइंग खुद को कहलाते हैं तो हम जो सोचते हैं, जो हमारी सोच होती है ना, तो उसके मुताबिक लोग, चीज़ें, घटनाएं अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं उस सोच की तरफ, क्योंकि वो सोर्स हो गई, वो जो सोच है वो हमारा कोर हो गई और उसी के इर्द गिर्द फिर सारी चीज़ें, घटनाएं, लोग सब अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये बात है कि हम एक ही सोर्स से हैं, क्योंकि जैसे कि बहुत सारी बातों से ये बताया गया है कि हमारा खून एक जैसा है। हम जब पैदा होते हैं, हमारी स्किन, हमारी इंटरनल सिस्टम, सब कुछ एक जैसा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब ब्रह्मांड यानी नेचर या सुपर पावर, जो भी आप उसे कहते हैं, मानते हैं, तो उसने हम सब में
जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया है। हर किसी को पैदा करते वक्त बिल्कुल एक तरीके से हम लोग सब पैदा होते हैं कि हमारा खून एक जैसा है, हमारा इंटरनल सिस्टम एक जैसा है, हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो एक जैसी है। डिफरेंसेस तो हम बाद में क्रिएट करते हैं बाय ह्यूमन, मतलब हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारी सोसाइटी के लोग हमें डिफरेंट बना देते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डाल देते हैं। लेकिन बेसिकली ब्रह्मांड द्वारा क्रिएट किए जाने वाले हम जो है ना, वो एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। और जब हम एक जैसे हैं तो जाहिर है कि हमारा स्रोत एक है, हमारा सोर्स एक है, तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए दोस्तों कि कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि कहीं तो भी कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो हमें उससे क्या, हम तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ उससे लेकर यहाँ तक पहुँच जाती है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। साइंस ने इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा है कि अगर किसी भी ब्रह्मांड के इस कोने में किसी भी जगह पे छोटी सी भी कोई हलचल होती है ना, छोटी सी भी कोई बात होती है ना, तो वो जाकर बहुत बड़े पैमाने पे बहुत दूर तक फैलकर इफेक्ट दिखाती है अपना। और लास्ट में एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि अगर हम सूरज को देखते हैं, सूरज जब निकलता है तो बहुत सारी किरणें उसकी फैली हुई होती है। अगर मेरे पास 1 या 2, 4, 5, 6 किरण आ रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये सूरज नहीं है। चाहे वो पूरा सूरज नहीं है, लेकिन वो किरणें जो मेरे पास आ रही है वो सूरज ही है, क्योंकि उसमें, उन किरणों में सारी सूरज की ही क्वालिटीज है, उसमें सारे सूरज के ही गुण भरे हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम उस स्रोत से, एक ही आत्म तत्व जिसे कहा गया है, उस स्रोत से, या फिर हम जो भी मानते हैं सुपर पावर, नेचर, गॉड, उस स्रोत से जब हम क्रिएट हुए हैं, एक ही स्रोत से, तो हम सबके अंदर वो एलिमेंट, वो स्रोत बिल्कुल मौजूद है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और इसलिए ये कहा गया है कि लॉ ऑफ वननेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉज। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ वननेस का, वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसे अगर हम जान जाते हैं ना, तो हम ये बात भी समझ जाते हैं कि हमें हर किसी के साथ वही करना है जो हमारे साथ कोई और करे तो हमें जैसा लगे, अच्छा लगता है, तो वही हमें औरों के साथ भी करना है। अगर कोई चीज मुझे बुरी लगती है जो मेरे साथ कोई कर रहा है, तो मुझे ये ख्याल रखना है कि ये चीज मुझे औरों के साथ नहीं करनी है, क्योंकि हम एक ही है, हम एक ही स्रोत के हैं। तो हमारे से जो भी बाहर जाएगा ना, वो कहीं पे घूम फिर के वापस हमारे ही पास आएगा। तो इसलिए अगर हमने हेट्रेड, नफरत, ये सब अगर कुछ क्रिएट किया है, तो हमारे पास वही लौट कर आएगा। और जितना प्यार, जितना कंपैशन, जितनी अच्छाई हम फैलाएंगे दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, हमारे पास वही लौट कर आ जाएगी। तो ये था दोस्तों लॉ ऑफ वननेस, सब कुछ एक होने का नियम। अब हम देखते हैं दूसरे यूनिवर्सल लॉ। दूसरे नियम का नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने पहले ही देखा कि हम एनर्जी बीइंग है, तो हमारी भी एक कंपन की गति होती है, और हम सब उसी गति के अनुसार घूमते हैं, फिरते हैं, या फिर
वहां तक ही पहुंचते हैं जो हमारे कंपन की गति है। मतलब हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे आसपास के लोग होंगे, घटनाएं होंगी, चीजें होंगी, वो सब उसी हिसाब से होता है जो हमारी कंपन की गति होती है। अगर हमारे कंपन की गति अच्छे या पॉजिटिव लेवल पर है, या फिर समझने के लिए हम एक कंसिडर ऐसा करते हैं कि अगर हमारे कंपन की गति, हमारे जो एनर्जी है, एनर्जी का मतलब आप सब लोग अब जानते हैं कि हमारे थॉट्स, हमारी भावनाएं, हमारे मतलब जो हमारे अंदर का नहीं दिखने वाला हर कुछ, वो हमारी एनर्जी है। तो अगर हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत सबके साथ घुल मिल के रहते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबसे हंसकर बात करते हैं, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने आसपास उसी तरह के लोग, क्योंकि लोग भी क्या है, एक एनर्जी ही है, उसी तरह की घटनाएं, उसी तरह के लोग, उसी तरह की बातें अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है, हम उसी एनर्जी सर्कल में रहते हैं इस ब्रह्मांड में। तो इस ब्रह्मांड में अलग अलग एनर्जी के सर्कल्स हैं। आप वहीं पे रहते हो जहां जैसी आपकी खुद की एनर्जी की वाइब्रेशन होगी। और वाइब्रेशन यही कहता है कि जिस वाइब्रेशन पे आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, कंपन आपकी हो रही है एनर्जी की, उसी तरीके की चीजें, घटनाएं, लोग आपके आसपास होंगे। और इसीलिए दोस्तों, ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुलफिल करने के लिए पहले हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना पड़ता है। उसका कारण ही ये है क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को नहीं समझते हैं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम नहीं कर सकते, या फिर हम जो काम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार उसका नतीजा नहीं निकलता। क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो बहुत अच्छे से समझकर उस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारी वाइब्रेशन लेवल, हमारी कंपन की जो गति है, वो अगर ठीक नहीं है, वो अगर लोअर लेवल पर है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा अट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्ट है, उससे अगर हमारी वाइब्रेशन लेवल लो है, तो डेफिनेटली हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। और इसीलिए कई बार ये भी कहा गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए सबसे पहले, और या उस पर काम शुरू करने के लिए सबसे पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कि ये कहता है बेसिकली कि हर चीज़, हर बात एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है इस ब्रह्मांड में, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन के जो चीज़ें होती है ना, वो उसी लेवल पर मिलेगी। मतलब अगर हम ये कहें, मैं 5th फ्लोर से जितना वाइड व्यू देख रही हूँ उतना ही मुझे 1st फ्लोर से दिखना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि 5th फ्लोर और ऊपर है और ज़्यादा दूर का दृश्य आप देख सकते हैं जहाँ से, जबकि 1st फ्लोर से आप थोड़ा कम नज़दीक वाला दिखाई देगा आपको। उसी तरह आप जिस वाइब्रेशन लेवल पर है, उसी के अनुसार आपके ज़िंदगी में घटनाएं, लोग, चीज़ें आती रहेंगी। अब इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये लोग या घटनाएं या चीज़ें आ रही है या है मौजूद, तो इसका मतलब मेरी वाइब्रेशन लेवल कहाँ पर है, और अगर मुझे ये बदलनी है तो मैं अपनी वाइब्रेशन लेवल कैसे बदल सकती हूँ, ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब देखते हैं तीसरा नियम। ब्रह्मांड का तीसरा नियम है लॉ ऑफ एक्शन।
लॉ ऑफ एक्शन का मतलब ये नहीं है कि उठिए और कुछ ना कुछ करते रहिए या कुछ ना कुछ करना शुरू कर दीजिए। लॉ ऑफ एक्शन का मतलब है जब हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझकर अपने डिजायर के लिए काम करते हैं ना, तो अपने आप हमारे मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसके लिए क्या करना ज़रूरी है इसके बारे में कुछ ना कुछ बातें शुरू हो जाती है और अंदर से हमें लगने लगता है हमें कि मुझे ये करना ज़रूरी है डिज़ायर को पाने के लिए। उस वक्त हमें क्या करना है कि जो भी अंदर से मुझे लगेगा ना, वो एक्शन लेने में मुझे हिचकिचाना नहीं है। दैट इज लॉ ऑफ एक्शन। ये एक बात है। और दूसरी ये भी बात है कि हमें, अगर हम अपने डिजायर को पाने के लिए काम कर रहे हैं तो किसी भी हालत में कभी भी उसे बंद करना या छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब हम के लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं अपने डिज़ायर के लिए, जब हम अपने डिज़ायर को पाने के लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, अड़चनें आ जाती है और हमें लगता है कि बस अब तो ख़त्म, अब नहीं होगा हमसे, हम आगे और कुछ नहीं कर सकते, हम आगे और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं कि हमारे अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है, हमारी वाइब्रेशन लेवल वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो हम चाहते हैं, वो जो इम्प्योरिटीज़ है उन्हें निकालने के लिए वो प्रॉब्लम्स आते हैं, ना कि हमें निराश करने के लिए। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ एक्शन करते ही रहना है जो हम करना चाहते हैं। मतलब एक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि एक्शन सिर्फ फिजिकल या बॉडी से नहीं होती, हम मन से भी जो सोचते हैं एक्शन ही है। अगर हम कोई नई बातें सीखते हैं एक्शन ही है। तो हमारे डिज़ायर के अनुसार, उसके मुताबिक, उसके लिए जो ज़रूरी है वो सारा सब कुछ हमें करते ही रहना है, उसे छोड़ नहीं देना है किसी भी हालत में। कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि हमें उसे इमेजिन किया और छोड़ दिया। इमेजिन करने के बाद या फिर उस पर काम करने के बाद, वाइब्रेशन क्रिएट करने के बाद, जब भी हमारे अंदर से कुछ करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलेगी ना, तो उस पर हमें अमल करना है, क्योंकि वही लॉ ऑफ एक्शन है, जो कि अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमने देखा कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी है, तो लॉ ऑफ एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जाने अनजाने में हम कोई ना कोई एक्शन तो करते ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे मन के अंदर कोई ना कोई विचार तो चल ही रहे हैं, वो भी एक्शन ही है। हम कोई ना कोई इमोशंस क्रिएट करते हैं, वो भी एक्शन ही है। तो अगर हम अनजाने में कोई भी विचार करें या कोई भी इमोशंस क्रिएट करें, इससे अच्छा है कि हमें कंटिन्यूअसली अपना जो लक्ष्य है, अपना जो ड्रीम है, अपना जो डिज़ायर है, उसके मुताबिक ही, उस पर ही ध्यान फोकस करके, ध्यान देके उस पर ही काम करना है, उस पर ही एक्शन लेते रहना है। लॉ ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब है कर्मा, और कर्मा पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है कि हम कैसे बिना कुछ किए भी कर्म करते ही रहते हैं, तो वो भी मैं इसमें लिंक डाल दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था तीसरा यूनिवर्सल लॉ, ब्रह्मांड का नियम, लॉ ऑफ एक्शन। ब्रह्मांड का चौथा नियम है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब हमारे पास से जो भी जाएगा वही हमारे पास लौट कर आएगा। ये है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इसलिए हमारी जो दुनिया है, बाहरी दूसरी दुनिया जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसके बारे में तो हम अभी नहीं बात करते हैं, लेकिन जो हमारी दुनिया है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे जो माहौल है, जो हमारा फिनेंशियल स्टेटस है, ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, घटनाएं, लोग, ये जो कुछ भी है ना, वो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के मुताबिक है। मतलब हमारे अंदर
जो भी जिस तरह की एनर्जी होगी, जिस तरह के बिलीफ्स होंगे, जिस तरह के विचार होंगे, जिस तरह की भावनाएं होंगी, उसी तरह की दुनिया हमारे बाहर यानी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास क्रिएट होगी। ये ब्रह्मांड का नियम है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे लोग किसी की जिंदगी में बहुत आते हैं या बुरे लोग किसी की जिंदगी में बहुत आते हैं। ये बाई चांस कुछ भी नहीं होता। नथिंग हैपेंस बाई चांस इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में यूं ही कुछ नहीं होता। बाई चांस का मतलब है हर बात के लिए रीजन है, कारण है। और यही कारण है कि हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरीके के विचार हम पाल रहे हैं, जिस तरीके के इमोशंस हम क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके की सोच को हम परमानेंट कर रहे हैं, यानी कि बिलीफ हमारे, वही तरीके के लोग, घटनाएं, चीजें हमारे आसपास इकट्ठा होती जाएगी इस ब्रह्मांड से। ये है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। अगला जो ब्रह्मांड का नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी किताबों में, और आपके सवाल की जो सीरीज है उसमें भी, और शायद मैं ऑलरेडी उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये सीरियली आता है 5वें नंबर पे, तो इसलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि हर, जैसे कि मैंने अभी कहा इसके पहले, नथिंग हैपेंस बाय चांस इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी यूं ही नहीं घटता इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई वजह है। तो जैसा कि हमने ये भी देखा कि हमारे अंदर जो होता है वही हमारे बाहर आ जाता है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले तो ठीक है, अब तक मैं नहीं थी पॉजिटिव, लेकिन अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और फिर भी मेरा माहौल या बुरे नेगेटिव लोग क्यों हैं मेरी ज़िंदगी में। तो ये जो अभी है ना, वो ऑलरेडी जिसका कॉज हम क्रिएट करके आए हैं, जिसका कारण हम क्रिएट करके आए हैं, जब मे भी अनजाने में हमने वो सोचा था या कुछ किया था, उसका नतीजा है जो आज है वो। और अभी जो कर रहे हैं ना, वो हमारा कल होगा। वो उस तरीके की दुनिया हमारे कल इर्द गिर्द होगी। तो इसलिए मैं अभी पॉजिटिव हो गई हूँ तो इमीडिएटली मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे आसपास, मेरे मन में पॉजिटिविटी आते ही आसपास का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस लेवल तक आपकी पॉजिटिविटी जब जाएगी तभी वो मिरर इमेज बाहर रिफ्लेक्ट होगी। यही लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बताता है कि जो भी हुआ है, मैंने होओपोनोपोनो के वर्कशॉप में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के। जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, वो परिणाम है, कारण नहीं है। कारण हम पहले ही अनजाने में या जानबूझकर क्रिएट करके आ गए हैं। आज जो दिख रहा है ना हमें, वो परिणाम है। अगर हम इसे कारण मान लेते हैं तो हम और नए कारण क्रिएट करते रहते हैं, और हम हमेशा, ज़्यादातर सभी लोग, हम जिंदगी में यही भूल करते हैं कि हम परिणाम को कारण मानने की भूल कर देते हैं। हमें लगता है कि ये मेरे साथ कुछ तो भी बुरा घट रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये हो नहीं रहा है, ये परिणाम दिखाई दे रहा है जो मैंने ऑलरेडी किया था, कर्म। फिर वो चाहे मैंने फिजिकली किया हो, यानी शरीर से किया हो, मन से किया हो, अपनी वाणी से किया हो, यानी जबान से किया हो, तो उस कर्म का जाने कर या अनजाने में, उस कर्म का नतीजा जो है वो आज है मेरा। और अगर मुझे ये नहीं चाहिए ना, तो मुझे ये समझना होगा कि मुझे कैसे कॉजेस क्रिएट करने हैं, और इस परिणाम को मुझे और ज़्यादा ध्यान देकर या उसके बारे में नेगेटिव सोचकर नए कॉजेस, नए कारण नहीं क्रिएट करने हैं। नहीं तो मैं और ऐसे ही परिणामों को अपनी ज़िंदगी में लाती रहूँगी। और इसलिए लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। जो भी हो रहा है वो परिणाम है,
इसे हमें कॉज नहीं समझना है। और इसीलिए वो जो माइंडफुलनेस का मैंने एक थिक नाथान का बुक समरी डाला है, वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस का मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना अवेयर रहना पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी भावनाओं को ज़्यादा पनपने दे रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि वहीं बाहर आकर हमारी दुनिया बनने वाली है। और इसलिए लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है जो हो रहा है वो परिणाम है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, उसके बारे में नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। मुझे बिल्कुल अपोजिट, अगर मुझे अपोजिट रिजल्ट चाहिए तो मुझे अपोजिट कॉजेस क्रिएट करने के लिए काम करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एक्शन, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये है कि हम जो भी करेंगे तो उसका परिणाम तो आना ही आना है, चाहे हम जानबूझकर करें या अनजाने में हमारे हाथ से हो जाए, परिणाम तो सामने आने ही वाला है। और परिणाम को अगर हम और कॉज समझकर, उसको कारण समझकर नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स क्रिएट करते हैं उसके लिए या एक्शन, तो हम और नए 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 परिणामों के लिए एक चेन बना देते हैं लॉ कॉज एंड इफेक्ट की, जो हमें नहीं करना है। इसलिए लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे साथ आज हो रहा है ना, वो परिणाम है, वो कारण नहीं है। और वो बदल जाएगा जैसे ही मैं अपने अंदर से कॉज को हटा दूंगी या नया कॉज क्रिएट करूंगी, तो परिणाम भी नया होने वाला है। ऐसी लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी सारी लॉज इंपॉर्टेंट है वैसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है कि लॉ ऑफ कंपेंसेशन। इसका मतलब है कि जो कुछ भी मैंने किया है, मतलब मेरे जो कर्म है, चाहे वो काया हो, वाचा हो या मन से हो, यानी मेरी शरीर से किया हुआ कर्म हो, मेरे बोलने के द्वारा किया हुआ कर्म हो, या मेरे मन के अंदर मैंने कोई थॉट क्रिएट किया हो, इन सारे कर्मों का जो फल है, वो मेरे पास कभी ना कभी आता ही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैंने कॉज किया और वो हवा में गुम हो गया, वो उड़ गया, उसका कोई अता पता नहीं है। ऐसा नहीं होता। वो अच्छा हो बुरा हो, इसे हिंदी में कर्म फल का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंपेंसेशन। जो मैंने किया है वो मेरे पास वापस आएगा ही। फर्क इतना है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर इस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ तो इसे भी मेरे साथ वैसे ही करना चाहिए। ये नहीं हो सकता। आप जितना अच्छा बिहेवियर करते रहोगे तो ये आपका कॉज क्रिएट हो रहा है, और उसके बदले में कहीं ना कहीं से, जब आपको शायद उम्मीद भी नहीं होगी, वो अच्छा बिहेवियर आपके पास लौट कर आएगा ही। ये है लॉ ऑफ कंपेंसेशन। मतलब जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार ऐसे हो जाता है कि हम किसी के लिए कोई अच्छा काम कर देते हैं और बदले में कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, और न ही वो इंसान भी हमारे लिए कुछ कर पाता है या करता है। लेकिन ये जो हमने अच्छा काम किया है ना, वो कभी वेस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से हमारे पास वापस आता ही है। उसका फल जो है किसी तीसरे चौथे पांचवें इंसान थ्रू आता है, उसके द्वारा आता है, लेकिन आता ही है। ये है लॉ ऑफ कंपेंसेशन। अगला नियम ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, जो कि सबको बहुत पसंद है, लेकिन वो कैसे काम करता है ये जानना थोड़ा मुश्किल है। और इसीलिए शायद लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम ही नहीं करता है। तो अगला नियम है यूनिवर्स का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो भी बनते हैं
वाइब्रेशन लेवल पर सिर्फ सोचते नहीं, पूरी तरह हम जो बनते हैं ना वही हम अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अभी ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, और लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा भी मैंने समझाया है, लेकिन और मैंने अलग से वीडियो भी डाला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, वो भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी। हमें मतलब हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं, चाहे कोई भी टेक्निक हम यूज कर रहे हो, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें सिर्फ ऐसे देखना नहीं है कि ये मेरा सपना है, वो मेरा सपना है। हमें उस सपने में खुद को देखना है। मैं वो मेरा सपना जो है एंजॉय कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें कि मैं एक बहुत बढ़िया कार चाहती हूँ अपने लिए, तो मैं सिर्फ ये ना सोचूं कि हाँ वो कार है और वो मुझे चाहिए, तो उससे वो सपना या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। हर जगह वही कार दिखना शुरू हो जाएगी। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करूंगी और सोचने लगूंगी कि हाँ मुझे ये कार चाहिए, उसकी फोटो वोटो लगवा के, तो मुझे हर जगह वही कार दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे लिए मेरे पास आएगी या मुझे मिलेगी। उसके लिए, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रियलिटी में लाना है, सच बनाना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये इमेजिन करना पड़ेगा कि वो सामने वो कार है नहीं, मैं उस कार को चला रही हूँ, मैं उस कार के अंदर हूँ, मैं उस कार के अंदर हूँ। ये इमेजिन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तभी मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है, यूनिवर्स का नियम है, और वो 100% काम करता है। लेकिन उससे काम कैसे करवाना है, उसके लिए क्या टेक्निक कैसे यूज करना है ना, ये अगर मैं अच्छे से समझ लूं, जान लूं, तो ही वो मेरे लिए काम करेगा। कि मैं जो सपना देख रही हूँ, मैं जो डिजायर मेरी है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो ड्रीम है, मुझे खुद को उसके अंदर अपने आप को देखना इमेजिनेशन द्वारा आना चाहिए, तभी मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक इंग्रेडिएंट, कोर पार्ट जिसको हम कहते हैं। कि ये जब तक आप नहीं कर पाते ना कि खुद को उस सपने, जैसे कि हम अगर अपने आप को किसी इंसान के साथ देखना चाहते हैं, तो हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी उसके साथ बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उसके पास हैं। ऐसे नहीं होगा कि वो इंसान कहीं और है और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि हाँ वो तो मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करेगा। बिल्कुल पैसों का भी वही है, क्योंकि मनी के और प्रॉस्पेरिटी के इसमें भी मैंने बताया था कि मुझे मेरी प्रॉस्पेरिटी क्या है ना, वो पहले ढूंढना है और फिर मुझे इमेजिन करना है कि यस आई एम हैविंग ऑल दैट, मैं जो चाहती हूँ वो सारा कुछ मेरे पास है। अगला जो नियम है वो है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिटेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जैसा कि हमने देखा कि हम सब एनर्जी बीइंग है, तो ये जो एनर्जी है वो हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में, अलग दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ये कभी फिक्स नहीं रहती। जैसे कि हम अपने आप को, अपनी बॉडी को फिक्स एक ऑब्जेक्ट समझते हैं कि ये स्थिर है, ये मूविंग नहीं है, ये हिलने वाली नहीं है, लेकिन एनर्जी का ऐसे नहीं होता है। एनर्जी हर वक्त दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि
अगर हम चाहें तो हम नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। बस हमें वो कैसे बदलना है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये था लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो यूनिवर्सल लॉ है, ब्रह्मांड का नियम है, उसका नाम है लॉ ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का नियम। ये नियम ये कहता है कि हमेशा हमें कंपेयर करते वक्त दोनों तरफ की चीजों को देखना जरूरी है। मतलब अगर कुछ गलत होता है, नेगेटिव होता है, या हमें ऐसे लगता है कि हो रहा है हमारे साथ, तो ऐसे वक्त हमें ये भी सोचना जरूरी है कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, या फिर इतना भी बुरा ये नहीं हुआ है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं, इस पे हम सोच सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये रूल नहीं अपनाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि हुआ है इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, तो हम अटक जाते हैं उस सिचुएशन में। जैसे कि मैंने हमेशा इसके लिए लॉ ऑफ रिलेटिविटी के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज हम कहीं जा रहे हैं और हमारी फ्लाइट मिस हो गई, तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि अरे मेरी फ्लाइट मिस हो गई, पता नहीं अब मेरा पैसे वेस्ट हो गए, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा वो काम नहीं हुआ जो मैं वहां जाकर करने वाली थी। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला था इसलिए मेरी फ्लाइट मिस हो गई, तो हमें उतना बुरा नहीं लगता है और हम नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जी को रोक लेते हैं उसी मोमेंट पे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता का नियम, कि जब अगर हमें दुख हो रहा है हमसे ज़्यादा ऊंचे लोगों को देखकर या उनके कुछ चीज़ों को देखकर कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो उस वक्त हमें उनको भी देखना चाहिए कि जो हमारे पास है ऐसे कई लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सापेक्षता यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी या लॉ ऑफ रिलेटिविटी, कि हमें हर चीज को जब कंपेयर करना है तो दोनों साइड से कंपेयर करना है, अगले पिछले, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव साइड या एक ही साइड से कंपेयर करके फिर हमें अपने विचारों को यानी अपनी एनर्जी को नेगेटिव बनाना है उसके लिए, क्योंकि वो अगेन फिर से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विरुद्ध दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना है तो ये सारे ब्रह्मांड के नियम हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम कर पाएगा। अगर हम इन सारे नियमों को अच्छे से समझ सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें फॉलो करना होगा, तभी हम अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स को या उस लॉ को अपने लिए काम करवा सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का नियम। आइए अब देखते हैं अगला नियम। अगला जो नियम है ब्रह्मांड का वो है लॉ ऑफ पोलैरिटी, मतलब ध्रुवीयता का नियम। ध्रुवीयता का नियम ये है कि हर बात के साथ उसकी जो अपोजिट बात है ना वो कनेक्ट ही होती है। सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहेंगे तो ये है कि जैसे अगर दिन निकल आया है तो रात तो होनी ही है, अगर सूरज ऊपर चढ़ा है तो वो ढलना तय है, अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी तय है, क्योंकि ये लॉ ऑफ पोलैरिटी है। ये दोनों चीजें हैं ना वो एक साथ जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज को हम देखेंगे तो दूसरी उसके साथ अपने आप आ जाएगी। और इसीलिए जब हम किसी को अच्छा कहते हैं ना तो कुछ ना कुछ बुराई भी उसके साथ आ जाती है। मतलब हर किसी में, हर चीज में ब्रह्मांड के
दोनों बातें इंक्लूड होती है। कोई भी पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी कनेक्टेड होती ही है। उसी तरह जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हम बहुत खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दुखी होना उसके लिए पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि खुशी क्या होती है। तो ये दोनों चीजें जो है ना, हर चीज रादर ब्रह्मांड में कनेक्टेड टू ईच अदर है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये हम कह सकते हैं। हम सिर्फ उस सिक्के को लेकर ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ये है, अच्छाई है, बुराई उसके साथ ही आएगी। तो हमें ये समझना है कि जिस तरीके से हम अच्छाई को देख रहे हैं, उतने ही सटीक तरीके से और बैलेंस्ड तरीके से हम बुराई को भी देख पाए। क्योंकि अगर कोई बहुत बुरा है तो उसके पास कोई ना कोई अच्छाई जरूर है। तो हमें फोकस किस पे करना है ये हमें डिसाइड करना है, लेकिन ये दोनों चीजें साथ ही होती है। जन्म और मृत्यु, दिन और रात, उजाला अंधेरा, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं और इसी को ब्रह्मांड का लॉ ऑफ पोलैरिटी कहा गया है। इस लॉ को जब हम समझेंगे, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हम इस लॉ को समझते हैं, आगे चलकर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जब अच्छे से होने लगती है, तब हमें समझ में आ जाता है कि हमें किसी की भी तरफ नहीं जाना है, हमें बैलेंस्ड रहना है बीच में, जिसको हम कहते हैं स्थितप्रज्ञ। ना अच्छाई की तरफ जाना है ना बुराई की तरफ, क्योंकि जितना हम अच्छाई की तरफ मुड़ेंगे ना, उतना ही हमें बुराई की तरफ भी मुड़ना पड़ेगा। और इसीलिए जो काफी बड़े संत महात्मा होते हैं ना, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान अगर बहुत बुरा है तो वो कभी अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस लॉ को जानते हैं। उन्हें इस लॉ के बारे में पता है कि ये पेंडुलम है, और इसलिए हमें हर चीज के बारे में अवेयर होना है, ताकि हम इमीडिएटली उस चीज को बुरा या अच्छा से जज ना करते हुए, ऐसे लेबल ना लगाते हुए उसकी सच्चाई को जान पाए। ये लॉ थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ हमें ले जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव बनना है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। वो इसलिए है कि ऑलरेडी वी आर हैविंग सो मच नेगेटिव इमोशंस विदिन अस, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव भावनाएं और विचार हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है कि हम पॉजिटिव सोचें, क्योंकि वही नेगेटिव भावनाएं और नेगेटिव विचार और नेगेटिव एनर्जी हमारी जिंदगी में सारे प्रॉब्लम्स लेकर आती है। और इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, पॉजिटिविटी के लिए हमें कोशिश करनी है। लेकिन एक स्टेज ऐसे आ जाता है ना कि उस वक्त हमें पॉजिटिविटी के लिए भी कोई एफर्ट्स लेना या कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम बीच वाले सेंटर पे पहुंच जाते हैं अपने खुद के, और हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिविटी अगर हम जाएंगे पॉजिटिविटी की तरफ, तो नेगेटिविटी भी आ ही जाएगी उसके साथ। लेकिन ठीक है, अभी इमीडिएट हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी अगर है तो उसके अपोजिट चीज़, उसके अपोजिट बात उसके साथ ही जुड़ी हुई होती है। ये है लॉ ऑफ पोलैरिटी। नेक्स्ट जो लॉ है यूनिवर्स का, वो है लॉ ऑफ रिदम, यानी एक ताल का नियम जिसे हम कह सकते हैं।
ब्रह्मांड की हर चीज में, हर हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज में एक रिदम होता है, एक ताल होता है, परफेक्ट। और अगर हम कोई भी बात को चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें इस ताल को समझना और उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर कोई डांस कर रहे हैं तो उनके ताल को समझकर अगर हम उनके साथ डांस करते हैं तो वो हम उनके साथ मैच कर पाते हैं। लेकिन ताल को समझे बिना अगर हम डांस करने लगे उनके साथ तो वो मिसमैच हो जाता है, कहीं तो भी हमारे डांस में गड़बड़ी आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड में भी हर चीज का एक खुद का अपना ताल है, रिदम है। और हमें उस रिदम को समझने के लिए सबसे पहले अपने खुद के अंदर के रिदम को जानना, समझना, पहचानना बहुत जरूरी है। ताकि अगर हम अपने खुद के अंदर के रिदम को पहचानते हैं और जानते हैं ना, तो हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा खींचातानी नहीं करते अपनी खुद की, माइंड की, बॉडी की, जिसको हम कहते हैं ना आजकल की दुनिया में रैट रेस की तरह भाग रहे हैं लोग, पैसों के पीछे, चीजों के पीछे, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे। अगर हम अपने ताल को, अपने रिदम को समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के हर चीज में एक ताल होता है, जैसे कि ब्रह्मांड का खुद का भी एक अलग से रिदम है, उसी तरह हर एक व्यक्ति का भी एक रिदम होता है। अगर हम अपने रिदम को, अपने पेस को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो अपने आप हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ रुकना है, ठहरना है, और किस स्पीड से हमें अपनी जिंदगी को जीना है। तो ये है ब्रह्मांड का लॉ ऑफ रिदम। और हमें खुद के रिदम को जानने के बाद अपने आप आसपास के लोगों की, चीजों की, बातों के रिदम को भी पता चलने लगता है। हम जान सकते हैं उनके रिदम को भी, और फिर हम उनके साथ एडजस्ट कर पाते हैं आसानी से। और जैसा कि हमने देखा है कि ब्रह्मांड के रिदम को जब हम समझते हैं ना, तो हम ब्रह्मांड के साथ, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे यूनिवर्स के साथ सही तरीके से, आसानी से, सॉफ्टली, इजीली, सहजता से एडजस्ट कर सकते हैं, निभा सकते हैं इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि हमने अपने रिदम को पहचान लिया है और हम उस रिदम को भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो ये है लॉ ऑफ रिदम, यानी ताल का नियम। अगला जो ब्रह्मांड का नियम है वो है लॉ ऑफ जेंडर। लॉ ऑफ जेंडर का मतलब है कि हमारे मेल या फीमेल, औरत या मर्द, पुरुष या स्त्री होने का तत्व। अब जैसा इसका नाम है, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर यानी शारीरिक स्तर पर ही हो। ये तत्व लॉ ऑफ जेंडर ब्रह्मांड के हर चीज में शामिल है। हर चीज में दोनों तरीके की चीजें होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लॉ ऑफ जेंडर ये कहता है, मतलब जैसे कि हम शरीर के तौर पर तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये मर्द है, ये औरत है। उसी तरह मेंटल लेवल पर, मानसिक स्तर पर भी हम दोनों जेंडर्स हमारे पास होते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो होता है एक जेंडर, तो हमें दूसरे जेंडर के साथ उसे मिलाना है, तभी वो बैलेंस हो पाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें कि कोई बहुत माचो मैन, एकदम हट्टा कट्टा तगड़ा मर्द होगा फिजिकली, लेकिन उसके मन को अगर देखा जाए तो वो बहुत नाजुक सा, बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव, दूसरों के दुख पर रोने वाला, ऐसे हो सकता है।
हमने देखा है ऐसा कई बार। और इसके बावजूद, इसके बिल्कुल विपरीत, कोई नाजुक सी लड़की होगी लेकिन वो बहुत अच्छी मार्शल आर्ट या कराटे एक्सपर्ट या योद्धा हो सकती है, वॉरियर हो सकती है। मतलब फिजिकल लेवल पर उनका जो जेंडर है वो या तो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, मतलब एक मर्द का है या औरत का है। लेकिन मेंटल लेवल पे जो उनका जेंडर है वो कुछ और है, और इसका इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन मेंटल लेवल के जो हमारे जेंडर होता है तो हमें उसे हम एक तरीके से अपने ब्रेन और हार्ट, यानी हमारा दिल और दिमाग, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। काफी सारे कुछ लोग होते हैं कि जो दिल से काम लेते हैं, कुछ लोग होते हैं दिमाग से काम लेते हैं ज्यादा। कई बार दोनों तरीके से हम काम लेते हैं, लेकिन ज्यादा जो दिमाग से काम लेते हैं तो वो मस्क्यूलर जेंडर हो गया, माइंड का, मन का। और जो ज्यादा दिल से काम लेते हैं वो फेमिनिन जेंडर हो गया, मन का। लेकिन हमें अपने दिल और दिमाग यानी मेंटल लेवल पर लॉ ऑफ जेंडर जो है उसका बैलेंस करना, उन दोनों को इकट्ठा लाना, दिल और दिमाग को, बहुत जरूरी है। तभी हम इस ब्रह्मांड के लॉ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसी तरह ये सेम लॉ ऑफ जेंडर हमारे स्पिरिचुअल लेवल पर यानी आध्यात्मिक स्तर पर भी लागू होता है। आध्यात्मिक स्तर पर भी हमें दो तरीके की बातें सीखनी पड़ती है या हम सीखते हैं। एक है कि जो वो सुपर पावर है जिसे हम कुछ मानते हैं, शक्ति मानते हैं, वो अलग है और मैं अलग हूं। और दूसरा है कि हम दोनों एक ही हैं। तो ये दोनों चीजों को हमें सीखना है, क्योंकि इसी पे हमारी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ डिपेंड होती है। और ये जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें स्पिरिचुअल लेवल का जो लॉ ऑफ जेंडर है वो समझ में आने लगेगा, जिसे हम कहते हैं कि मूर्त रूप से लेकर अमूर्त तक पहुंचना। ये लॉ ऑफ जेंडर की वजह से हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो फिलहाल तो हम इतना ही ध्यान रखते हैं कि हम फिजिकल लेवल पे तो हमारा कोई बस नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है। लेकिन मेंटल लेवल का जो लॉ ऑफ जेंडर है उससे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और फिजिकल लेवल पर इसीलिए जो मर्द और औरत की, मतलब हस्बैंड वाइफ ऐसी जो जोड़ियां बनती है वो इसीलिए बनती है कि एक दूसरे की कमी को वो पूरा कर सके। लेकिन हमारे मन के अंदर जब हम मेंटल लेवल पर जाते हैं, मानसिक स्तर पर जाते हैं, तो वो काम हमारे अकेले का होता है। वहां पे हमें खुद को ही ये करना पड़ेगा कि हमारा दिल और हमारा दिमाग दोनों को बैलेंस कैसे करें, दोनों को बैलेंस कैसे रखें। और उसके बाद आता है स्पिरिचुअल लेवल, जहां पर भी हम मन के स्तर पर काम करते करते अपने आप हम स्पिरिचुअलिटी के लॉ ऑफ जेंडर के बारे में भी जानने लगते हैं और फिर वो भी हम हासिल कर लेते हैं। लेकिन पहले काम हमें जो करना है वो मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर, कि जो दिल है हमारा वो फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है, और जो हमारा दिमाग है वो मैस्कुलाइन जेंडर समझा जाता है। तो इन्हें कैसे बैलेंस करना है ताकि हम अपने लॉ ऑफ जेंडर के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सके। ब्रह्मांड के जो लॉ ऑफ जेंडर है उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सके, आगे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और बढ़ती जाए। तो ये सारे थे यूनिवर्सल लॉज। अगर इन्हें हम अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो हमारे लिए कई सारी बातें आसान हो जाती हैं। अगर हम इन सारे यूनिवर्सल लॉज को
प्रैक्टिस करते हैं, अमल करने लगते हैं उन पर एक एक करके, चलो एट ए टाइम सारे तो करना मुश्किल है, एक एक को समझ कर एक एक पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगती है। और सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारे ही लेवल पर हम फास्ट ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि इन लॉज को समझना मतलब इस ब्रह्मांड को समझने के बराबर है। क्योंकि इन्हीं लॉज के मुताबिक, इन्हीं लॉज पर आधारित, इन्हीं नियमों के आधार पर ये ब्रह्मांड चलता है। और इसलिए जब हम इस ब्रह्मांड में हैं, हमें यहाँ रहना है, हमें यहाँ रहकर ही हमारी बातों के बारे में ढूंढने हैं या हासिल करना है चीज़ें हमें जो चाहिए हो, तो हमें डेफिनेटली इन सारे लॉज के बारे में समझना, जानना और उसको फॉलो करना, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं लॉज के बारे में, इससे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप जान गए होंगे इन लॉज के बारे में और आप इन पे अमल करेंगे। अगर कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया है या आपको और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली हमेशा की तरह मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके कमेंट्स को जवाब देने में। धन्यवाद।